है आपका दिस वन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो एक सब्जेक्ट है उसमें कई तरह के टाइट्रेशन है। उसमें पहले हम बात करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, या हम कह सकते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन वर्ड इसी से मिलता जुलता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए टाइट्रेशन वर्ड यूज किया जाता है और टाइट्रेशन वर्ड से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, कई सारे कैलकुलेशन आते हैं जो खासतौर पे क्वेश्चन जो है वो जीपैट पे भी बनते हैं इससे। तो आज का जो लेक्चर है वो कंबाइंड लेक्चर है जो जीपैट 2025 तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरआरबी जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 वाला, जो कि चांसेस कम है कि पेपर 2024 में होगा, 25 में ही जाएगा, तो इनका भी लेक्चर नंबर हमारा 75 है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 75 में आज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के कुछ कैलकुलेशन को सीखेंगे। और एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लगभग लगी हुई है जिसका एग्जाम बहुत करीब है, वो है ड्रग एनालिस्ट। और एक वैकेंसी और लगी हुई है जिसका नाम है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड करके है। इसका भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला, दिसंबर में ही है। तो ये सारे जो चारों के चारों एग्जाम लगे हुए हैं, चारों के हिसाब से कंबाइंड लेक्चर आज हम लाइव क्लास में ले रहे हैं और लगभग सारे कंबाइंड बच्चे जो है वो आज लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। जो लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन केशर ट्यूटोरियल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और फिर वहां से आप जाके आप वहां से लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, या हम इसको कह सकते हैं ग्रेविमेट्रिक, नहीं इसको हम वॉल्यूमेट्रिक बोल रहे हैं। ग्रेविमेट्रिक किसी का पार्ट होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको हम टाइट्रेशन भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्या होते हैं, दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट। स्टैंडर्ड जो होता है वो टाइट्रेंट होता है, जो टेस्ट होता है वो टाइट्रेंट होता है, या उसे हम टाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास डिस्कस किया था कैसे हम एंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जी सबको गुड इवनिंग, मैसेज किसका है, गुड़िया जी का गुड इवनिंग है, नावेद पूछ रहे हैं आरआरबी के लिए, वेरी गुड, सबको गुड इवनिंग भैया। ठीक है, सबसे गुड इवनिंग। चैट बाद में करेंगे, बातें बाद में करेंगे, पहले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास थोड़ी सी लंबी रखेंगे और काफी कुछ आज की क्लास में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी सब लोग लाइव रहिए, मजा आएगा क्लास में आज की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसका देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ही हम लोग टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। क्वेश्चन यहां से बनता है कि टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस किसे कहते हैं, 4-5 ऑप्शन दे देगा, ग्रेविमेट्री, वॉल्यूमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री से करके। तो वॉल्यूमेट्री को हम लोग टाइट्रीमेट्रिक कहते हैं क्योंकि इसमें टाइट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक टाइट्रेंट होता है, एक टाइट्रेट होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ये डिपेंड करता है। देखिए आपको मैंने एक चीज समझाया था, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया था कि दो चीजें होती, एक आप एक सॉल्यूशन आप लेते हैं अपने ब्यूरेट में, ठीक है, जो हमारा नोन कंसंट्रेशन होता है जिसको हम टाइट्रेंट कहते हैं, और एक आप लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में जिसको हम टाइट्रेट या टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक है, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट दो चीजें होती हैं। एक जो है ये नोन है, इसकी हेल्प से जो अननोन है इसका हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका एनालिसिस करना है, इसका टाइट्रेशन करना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों का जो नेचर होगा और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उसके आधार पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सेवरल प्रकार से। यानी ये दोनों जो मॉलिक्यूल है टाइट्रेंट और टाइट्रेंट, जो सॉल्यूशन है जो लिक्विड है हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे आयतन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका नाम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ही दोनों चीज हमेशा अवेलेबल होंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो अब इनके नेचर के आधार पर हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला वाला हमारा है एसिड बेस टाइट्रेशन। एक चीज क्लियर हो गया है कि एक में एसिड होगा तो दूसरे में बेस होगा, या हो सकता है इसमें बेस हो या इसमें एसिड हो। यानी जो टाइट्रेंट और टाइट्रेट है इनमें जो नेचर है वो एसिड या बेस होगा। और एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपके ड्रग एनालिस्ट का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अगर ये एसिड और बेस है तो इनके बीच कौन सा रिएक्शन होता है। जब भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाया जाता है, फॉर एग्जांपल हम इस बेस हमारा है NaOH और हमारा एसिड है HCl, जब भी इसको मिलाएंगे NaCl बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा। ये जो NaCl बन रहा है वो सॉल्ट है और जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
यानी अब पहला जो इसका टाइप है एसिड बेस टाइट्रेशन, इसका मतलब इसे हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस जब इन्वॉल्व होते हैं, इनके बीच रिएक्शन होता है, तो ये न्यूट्रल होने का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक कमेंट आया, पढ़ लेता हूं। नावेद जी ने पूछा कि सर मैं डी फार्मेसी किया हूं, क्या मेरा आरआरबी फार्मेसी सिलेक्शन हो सकता है? मैं इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे यार, एक ही सवाल बार बार करते हो आप लोग। क्यों नहीं होगा भाई, डिप्लोमा का किया है तो आपको क्यों नहीं होगा? थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपके कमेंट्स लेता रहूंगा तो क्लासेस नहीं हो पाएंगी। पहले मैं क्लासेस लेता हूं, फिर लास्ट में कमेंट लेता हूं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया, पहला टाइप हो गया हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। अब इसी में दूसरा टाइप भी आता है बेटा। दूसरा टाइप क्या आता है? एक देखिए, वॉल्यूमेट्रिक के कितने प्रकार हो गए? पहला आपने देखा एसिड बेस, दूसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिड प्लस ऑक्स। रिड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि जिस भी टाइट्रेंट और टाइट्रेट के बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो सैंपल हैं, उनके बीच जब भी एनालिसिस हम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग के दौरान अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको देखने को मिल जाए, तो आप समझ लीजिए वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता कैसे है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, एक में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे से एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, या हम इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो इसी के आधार पर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपने इसको कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, लेओजर। लेओजर का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रिडक्शन। तो ये प्रोसेस जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये जो दूसरा प्रकार है इसमें आपका, तो अब इसमें जो इंडिकेटर यूज होगा वो रिडॉक्स इंडिकेटर होगा। पहले वाले में जो इंडिकेटर यूज होगा उसका नाम क्या था? एसिड बेस इंडिकेटर। इसका जो नाम होगा रिडॉक्स इंडिकेटर। ध्यान दीजिएगा, ये सबका अलग अलग बात है। ये किस मैकेनिज्म पे बेस है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड है। चलिए, तीसरा प्रकार का जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसका नाम है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से आपको क्या लगा? प्रेसिपिटेट का मतलब आप जानते हैं कि कोई एक गिलास में लिक्विड है, कोई दूसरे ग्लास में लिक्विड है, ए और बी, इन दोनों को मिला के तीसरे ग्लास में इकट्ठा करोगे तो मिलने के बाद ये लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, और जो ये सॉलिड होगा इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब इस प्रकार के टाइट्रेशन में एक टाइट्रेंट होगा, एक टाइट्रेट होगा, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा जिसको प्रेसिपिटेट कहेंगे, और उसी प्रेसिपिटेट के कंसंट्रेशन को, उसके वेट को मेजर करके हम उस रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके अननोन सैंपल के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टाइट्रेशन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इट इज द थर्ड टाइप ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये तीसरा प्रकार होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। तो इसमें क्या होता है? वाटर सॉल्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट के, और जो ये बनता है इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इसका जो इंडिकेटर होगा उसका नाम क्या होगा? प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। पहले वाले का नाम एसिड बेस इंडिकेटर, दूसरे वाले का रिडॉक्स, तीसरे का प्रेसिपिटेशन। आप तीनों के इंडिकेटर के एग्जांपल अलग याद कर लेना बेटा। ठीक है, तीनों के एग्जांपल अलग याद कर लेना, एग्जांपल से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जांपल किस इंडिकेटर टाइप का इंडिकेटर का एग्जांपल है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पे आप चौथे की बात करते हैं। चौथा हमारा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब एक कॉम्प्लेक्सो टाइट्रेशन का मतलब होता है यानी कि जब कोई एक रिएक्टेंट जो है, एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल बी है, और इसके मॉलिक्यूल के साथ एक के साथ क्रिएचर है ईडीटी जैसे लिगेंड का, यानी इसके पास लोन पेयर है, और ये दूसरे वाले रिएक्शन से कुछ मेटल्स को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ आपस में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आजकल चलता नहीं एमएलएम मार्केटिंग वाले, आरसीएम वाले, एमवे वाले, उसको जोड़ो, उसको जोड़ो, चैन जोड़ो, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, है ना, वो क्या करते हैं? चैन बनाते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कुल मिलाकर जानने वाली बात क्या है? सेम चीज है, टाइट्रेट और टाइट्रेंट, बस उसका नेचर अलग अलग है, कौन सा रिएक्शन उनके बीच में हो रहा है। अगर उनके बीच एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन।
उनके बीच प्रेसिपिटेशन बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल होगा? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आपको ऑलरेडी मेरे YouTube लेक्चर्स पे जाके सर्च करेंगे तो वहां पे लेक्चर मैंने लिया हुआ है, सब बहुत डिटेल समझाया हुआ है। यहाँ पे आरआरबी से या आपके ड्रग एनालिस्ट से या जीपैट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एनएफएल का एग्जाम होने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पूरे चैप्टर को, इन चारों चैप्टर्स को डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन समझने होंगे। चलिए अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। हमें क्या करना होगा? हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन समझने होंगे, क्योंकि जब तक हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन नहीं समझेंगे हम इन चारों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ बेसिक कैलकुलेशन डिस्कवर करेंगे, कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको जानना जरूरी है कि वेट क्या होता है। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। कोई भी सब्सटेंस आपने लिया है तो उस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ भार होगा। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो इस पेन का अपना कुछ वेट होगा। ठीक है, अगर मैंने ये ग्लास लगाए हैं, चश्मे लगाए हैं तो इसका अपना कुछ वेट होगा। आप सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नमक, चीनी कुछ भी हाथ में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी मॉलिक्यूल हाथ में लेते हैं, कुछ भी सैंपल हाथ में लेते हैं तो उसका अपना कुछ ना कुछ वेट होता है। ये तो आपको पता है। ये वेट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्वेश्चन में हमेशा वेट दिया रहेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसको समझिए। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा फिक्स होता है। वेट तो वेरी करेगा, जितना सैंपल हम ज्यादा कम लेंगे वेट घटता बढ़ता जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फिक्स होता है। अब ये मॉलिक्यूलर वेट फिक्स कैसे होता है, इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका, बहुत बेसिक सी केमिस्ट्री है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल से इसको स्टार्ट किया होगा। जो लोग नहीं जानते प्लीज वहां से जाके स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 से लेकर के 30 तक, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक के कम से कम मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए प्लीज। ये याद नहीं होगा, एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। और अगर आप एनएफएल की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम मेरे ख्याल से दिसंबर में ही है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ड्रग एनालिस्ट की जिसका आपका पेट का एग्जाम निकला है, बहुत ज्यादा गोल्डन चांसेस आपके एग्जाम निकलने के, बहुत ज्यादा गोल्डन चांसेस है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही पेट क्वालिफाई किए हैं या पेट का एग्जाम दिए थे। तो बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, सीट ज्यादा है, 100% सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, एनालिसिस मजबूत करना है तो आपको क्या करना, मॉलिक्यूलर वेट याद करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम करके यहां से जिंक तक याद कर लो। और एटॉमिक वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट लगभग जो एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगना होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। लग सब में अप्लाई नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये होता। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में ये होता है। जैसे कि देखा जाए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 17 गुना 34 होना चाहिए, लेकिन उसका 35.5। ठीक है, तो ऐसे कहीं कहीं पे कुछ वेरिएशन है, लेकिन लगभग सेम होते। ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट 22 ना होकर के 23 होता है। तो कहीं कहीं पे कुछ वेरिएशन, लेकिन लगभग आप 2 कर देंगे तो चीजें आ जाती हैं। ये चीजें आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। अब मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालना आ गया तो आप एनालिसिस के लगभग आधे क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना कुछ सीख लेते हैं, कुछ सैंपल का। जैसे एग्जांपल तौर पे शुरुआत करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा? अब आपको जो लड़के जीपैट तैयारी कर रहे हैं लेवल, उनको लगता है बहुत इजी चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बेसिक है यार। ये क्लियर है तो एनालिसिस आपका क्लियर है, ये बेसिक चीज क्लियर नहीं है तो एनालिसिस क्लियर नहीं है। HCl का आपको निकालना मॉलिक्यूलर वेट, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर दोनों एक ही होता है 1, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 और दिस इज 36.5, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 होगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखना पड़ेगा भाई, अदरवाइज एनालिसिस भूल जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे यहां से। मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट?
तो ये Na हो गया, इसमें 3 चीज से मिलकर बना Na प्लस O प्लस H। Na का होता है 23, O का होता है 16, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का होता है 1। ये हो गया 23 16 प्लस 1 इक्वल टू 40 मॉलिक्यूलर वेट। बेसिक चीज सिखा रहा हूं बेटा, याद कर लेना, जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन बहुत कवर होते हैं, यहां से बहुत फंसते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड किससे मिलकर बना है? देखो 2 कार्बन है, देखो एक कार्बन यहां, हाइड्रोजन कितने? 3 1 4, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, यही है ना भाई? 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, इसी से मिलकर बना है एसिटिक एसिड। तो कार्बन का होता है 12, 6 मॉलिक्यूलर, एटॉमिक नंबर 6 है तो मॉलिक्यूलर वेट 12, और 2 गुणते 12 यानी 12 दूना 24। हाइड्रोजन का होता है 1, 4 1 4 यानी यहाँ पे 4, और ऑक्सीजन का होता है 16 मॉलिक्यूलर वेट, और 16 दूना 32। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 24 4 28, 28 32, आपका 24 4 28, ठीक है। और 28 और 32 कितना आना चाहिए? थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है मुझे। नहीं ओ टू, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे हो गया 2 कार्बन है ना, तो 12 दूना 24, ठीक है। और 4 हाइड्रोजन है, 24 4 28, तो 28 2 30, 30 ठीक, 60, बिल्कुल सही है 60। एटॉमिक वेट कितना हो गया? 60। इस तरह से कर लेंगे हम लोग, याद करते चलो, कहीं डायरी में लिखते चलो, अगर पेन कॉपी लेके बैठे हो तो इन सबका मॉलिक्यूलर वेट लिखते चलो। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये आएगा, ठीक है। वेरी गुड आसिफ, इसने जवाब दिया, आए उसने, ठीक है, वेरी गुड। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का। H2SO4, इसमें क्या है आप देखेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 2 1 कम 2, सल्फर का कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मॉलिक्यूलर वेट 16, और 16 चौक को 64। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब आ जाएगा 18, ठीक है। ये हमने आपको सिखाया बेसिक सा कुछ मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो चीज बताई थी ना, ठीक है, आपने इसको समझ लिया। मैंने आपको समझाया था कि 3 चीज आपको जानना जरूरी है। वेट आपको दिया रहेगा, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ये आपको याद होना चाहिए। इतनी बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना 15-20 कंपाउंड के, तो याद ही कर लो यार, रट लो यार। और तीसरा होता है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी कहते हैं इसको, या कंडक्टेंस कहते हैं, या कुछ संयोजकता कहते हैं, कुछ भी कहते हैं हिंदी में। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन रिलीज, कितने आयन जो रिलीज कर रहा है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने है, बेसिक एसिडिक या बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल का केसेस कम है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होने के बाद कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसकी वैलेंसी होती है। जैसे एग्जांपल तौर पे HCl को जब भी तोड़ोगे ये H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, यानी 1 प्लस 1 माइनस, दोनों भाई जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, अलग अलग कभी नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ आयंस क्या है? 1, तो E बराबर क्या हो गया? 1, यानी HCl की जो वैलेंसी है वो 1 है। क्या है? 1 है। अब दूसरा से मैं लेता हूं एग्जांपल NaOH, तो NaOH भी किसमें टूटेगा? Na प्लस में और प्लस OH माइनस में, यानी दोनों में एक ही प्लस एक ही माइनस है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ऑब्वियस सी बात है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं H2SO4। अब ये टूटता है, डिसोसिएट होता है 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, या हम डबल माइनस कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ प्लस, इसको 1 प्लस मत काउंट करिएगा, आगे 2 लगा हुआ तो 2 प्लस होगा ना, 2 इंटू 1, 2 प्लस और 2 1, 2 प्लस 2 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए, चलिए करके दिखाइए। CH3COOH एसिटिक एसिड, इसकी वैलेंसी कितनी होगी बताइए। जो लोग लाइव हैं क्लास में कमेंट करिए, बताइए कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? काउंट करके बताइए जल्दी से आप लोग। जो भी लाइव है, एसिटिक एसिड का वैलेंसी आपको बताना है कितना होना चाहिए।
कितने में टूटेगा, जितने आयन में टूटेगा उतनी इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, वेट कर रहा हूं, बहुत टाइम लग रहा है आपको, इतना तो सिंपल सा जवाब है यार। हाँ, कुछ बच्चे जीपैड वाले भी तो हैं इस क्लास में, जीपैड वालों के लिए तो एकदम मुजबानी याद होना चाहिए इसको। हाँ, किसमें टूटता है? CH3COO माइनस प्लस H प्लस हाइड्रोजन आयन और एसिटेट आयन। विनोद कुमार ने कमेंट किया 1, तो यहां पे क्या देते हैं, 1 माइनस और 1 प्लस, E बराबर क्या हो जाएगा 1। एक वैलेंसी है भाई। एक एग्जांपल और पूछता हूं, चलिए अब आप बताइएगा, देखते हैं कितने लोग का जवाब इसमें हम सही आता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, थोड़ा सा ब्रैकेट सही बना दूं ना, आपको सी समझेंगे, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैलेंसी क्या होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, दोनों बताना है आपको। चलिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा और इसकी वैलेंसी क्या होगी, दोनों आपको बताना है। जो लोग लाइव हैं बताइए जल्दी से, जो लोग लाइव हैं तुरंत बताइए कि जो इसकी वैलेंसी कितनी होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे 2 लगा है तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, विनोद ने कमेंट किया है 2 वैलेंसी। ठीक है विनोद, वेरी गुड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32 और हाइड्रोजन का 1 यानी 2, ये हो जाएगा आपका 40 30 70 4 74, 74 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटता है Ca2 प्लस और 2OH माइनस में, तो यहाँ पे 2 प्लस और 2 1 कम 2 2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। सिर्फ एक बच्चे का जवाब आया यहाँ पे, विनोद कुमार का, नहीं विनोद का आया है और नावेद का भी आया। ठीक है, थोड़ा लेट आया है लेकिन बस 2 ही लोग का जवाब आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ यार जीपैट वाले बच्चे तो तड़ा जवाब दीजिए, ये सब ट्यूशन नहीं करेंगे तो कैसे जीपैट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जहां पे 3 चीजें हमने आज समझ ली कि बहुत सिंपल सा, वेट क्या है वो वेल नोन है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है और वैलेंसी। अब एक चीज हमको समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोलैरिटी। देखिए जिसे हम लोग क्या करते हैं ना, कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 किलो कपड़ा दे दो, जाते हैं दूध लेने तो कहते हैं 5 मीटर दूध दे दो, जाते हैं सब्जी लेने तो क्या कहते हैं 6 फीट सब्जी दे दो, हम जाते हैं चावल लेने तो कहते हैं 3 लीटर चावल दे दो। ऐसे बोलते हैं क्या? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? हाँ गड़बड़ तो है। चावल किलो में लेते हैं, दूध लीटर में लेते हैं, कपड़ा मीटर में लेते हैं, सब्जी किलो में लेते हैं या नंबर्स में लेते हैं। यानी हर चीज को मेजर करने का या तौलने का या नापने का एक यूनिट है, और उस यूनिट से इर्द गिर्द अगर आप हटेंगे तो उससे अगर आपसे कोई कहे 3 मीटर दूध दे दो तो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आपसे कहे 3 लीटर दूध दे दो तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। तो कुल मिला के होना क्या है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, खासतौर पे केमिस्ट्री की भाषा में, एनालिसिस की भाषा में, जो सैंपल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे केमिकल्स, सैंपल्स, कंपाउंड्स के साथ खूबी क्या होती है, उनको मेजर जिस यूनिट में किया जाता है उस यूनिट्स को ही हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, वेट वेरिएशन ये सब कहते हैं। तो ये जो है मोलैरिटी जो है ये क्या है, आपका एक तरह से यूनिट है, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मोल कहते हैं, मोल को ही मोलैरिटी करें, मोल कहते हैं, नंबर ऑफ मोल। अब यहां से एक बेसिक क्वेश्चन शुरू होता है कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सैंपल, जितना हमने सैंपल लिया है उसका वेट कितना है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके हम इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो m = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब हम किस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल कहता है कि भैया बताइए 128 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास है, 128 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास है, तो ये कितने नंबर ऑफ मोल है।
कितना मोल है ये आपको कैलकुलेट करना। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 128 ग्राम। अब हमें O2 का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अच्छा, जब भी एग्जाम में कहा होगा ऑक्सीजन लिखा होगा, O2 कभी नहीं लिखा होगा, तो आप कहीं गलती से उसको O ना समझ लीजिएगा, हमेशा ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, O2 का कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट, तो ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32 से डिवाइड कर दो, काटा जाए, 4 अठे 32, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी कितने मोल हो गए 4 मोल। यानी 128 ग्राम ऑक्सीजन में 4 मोल होते हैं। यहां से बेटा क्वेश्चंस आपके ड्रग एनालिस्ट में आएंगे, जो आप ड्रग एनालिसिस पेपर देंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनालिसिस से कवर होगा, वहां पे आएंगे। इसके साथ साथ आपके बाकी जो टॉपिक है यहाँ पे आरआरबी, जीपैट और एनएफएल का एग्जाम है, वहां से भी चीजें कवर होंगी। एक टॉपिक ले लेते हैं। नवेद जी कह रहे हैं कि सर इतना डीप क्वेश्चन होते हैं क्या सर? और बेटा नवेद ये डीप नहीं है ये बहुत इजी है। अभी तो मैं डीप में जाऊंगा, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं। जैसे इस तरह समझिए कि मैंने आपको ABCD बताया, उसके बाद एलिफेंट की स्पेलिंग याद करने को दिया, तो अभी तो मैं ABCD में चल रहा हूँ, तो एलिफेंट पे गया ही नहीं। ये नवेद डीप नहीं है, बहुत इजी है। एग्जाम इतना क्लियर नहीं करोगे तो बहुत भूल जाओ कोई सा भी एग्जाम निकालना। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 300 किलो, ध्यान दीजिएगा, 300 किलोग्राम एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आए, 300 किलोग्राम एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना। अब तो भैया अब इस तरह से नाम दे देगा एसिटिक एसिड, फार्मूला नहीं लिखेगा। जब एसिटिक एसिड लिखा तो कहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, फार्मूला पता होना चाहिए ना। अब आपको पता है कि फार्मूला होता है CH3COOH, और थोड़ी देर पहले हमने निकाला था इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, याद आया? थोड़ी देर पहले निकाला था भाई, बताओ लाइव वाले जो है लाइव बताओ। बाकी लोग भी बोलोगे, विनोद के अलावा और नवेद के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है लोग लाइव क्लास में। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। चलिए, राज ने बता दिया 60। ठीक है, और लोगों का जवाब आया है? हाँ, लगभग सबका जवाब आ गया। हाँ भैया चौहान जी, ये आरआरबी के लिए भी है, आरआरबी के लिए भी है, बहुत इजी टॉपिक है। आरआरबी में क्वेश्चन ऐसे ही फंसते हैं। ठीक है, ये आरआरबी में भी क्वेश्चन फंसते हैं इस तरह से, तो इसको मत सोचिएगा कि केवल ड्रग एनालिस्ट का, आरआरबी का ही बहुत इंपॉर्टेंट, जीपैट के लिए भी है। ठीक है, अब हमें निकालना है 300 किलोग्राम एसिटिक एसिड। कोई कैलकुलेट कर सकता है इसको? बहुत इजी है, ध्यान देना है। पहले हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो वेट हमारा कितना है, वेट हमारा है 300, अब किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना होता है। जैसे 1 किलो आलू यानी 1000 ग्राम आलू, 1 किलो चीनी मतलब 1000 ग्राम चीनी, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 300, और 3 जीरो बढ़ा दो, ये हो गया हमारा ग्राम। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख ग्राम, 3 लाख ग्राम। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है इसका, 3 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, इतना ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था, मॉलिक्यूलर वेट आया था 60। अब 0 से 0 कटा, 6 पंजे 30, अब 5 के बाद बचा 3 जीरो, यानी 5000 मोल इसका आंसर आया। यानी 300 किलोग्राम एसिटिक एसिड में 5000 मोल होते हैं। मजा आ रहा है क्लास में? इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सबके लिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कुछ 5500 आया जवाब यस का, नहीं 5000, वेरी गुड। चलिए, अब एक क्वेश्चन और देता हूं, आप उसको करके दिखाइएगा। ठीक है, आप करिए, मैं थोड़ा सा आपको समय दूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूं 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? चलिए सवाल सॉल्व करिए। 49 ग्राम
सल्फ्यूरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? ठीक है, विनोद जी कह रहे हैं सर ये क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये क्लास रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब में दोनों जगह डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि लाइव बच्चे कम आ पाए हैं, जो लोग लाइव नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको दोबारा पढ़ने के लिए भी आपको जरूरी है कि आप इसको ले लेंगे। ठीक है, मैं डाल दूंगा। चलिए, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? उठाइए पेन और पेपर, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, देखता हूं किसका जवाब जल्दी आता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाले थे हम थोड़ी देर पहले, याद आया? थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया, मैंने कहा पेन पेपर लेके बैठो, लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज 90। ओहो, किसका जवाब आ गया? नरेंद्र का जवाब आ गया 0.5 मोल। वेरी गुड नरेंद्र, वेरी गुड, हैट्स ऑफ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले की हम क्या, मोल इक्वल टू कितना होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया बेटा? 49 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। 49 एक्का 49, 49 1 बटे 2 यानी 0.5। बहुत इजी था ना, 0.5 मोल इसका आंसर है। 0.5 मोल, या इसको 1/2 मोल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, नावेद ने कहा कि सर मैं क्या भी सर कैलकुलेट। ठीक है ठीक है ठीक है, 49/98 तक पहुंचे थे आप, उसको 1/2 नहीं कर पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, मजा आ गया ना। चलिए एक सवाल और चलता है, एक सवाल और पढ़ेंगे, फिर हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर दूंगा। आज रात को मैं कम से कम 100 क्वेश्चन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट करने के 100 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। उन 100 की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, उसके आंसर भी अपलोड करूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कौन कौन से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखा दिए थे? कई सारे निकाले से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखा दिए थे ना। चलिए, जैसे आपसे मैं अगर बहुत सिंपल सी बात करूं और मैं आपसे कहूं कि 0.18 ग्राम वाटर आपके पास है, 0.18 ग्राम वाटर आपके पास है, और आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? कर लोगे? वाटर का निकालो मॉलिक्यूलर वेट पहले, और फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। बहुत इजी है, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। चलिए कर दिखाइए जल्दी से। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड और 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं, आप करके दिखाइए नंबर ऑफ मोल कितना आएगा। नवेद HCl दे रहे थे, नहीं वाटर का, सॉरी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। दिस इज वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैलकुलेट करिए आप लोग। मेधा कह रही सर मुझे समझ नहीं आया। मेधा समझ नहीं आया, लगता है आपने क्लास लेट ज्वाइन किया। जब मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा था आपने लेट ज्वाइन किया। फिर मैं समझा दे रहा हूं, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले से ही, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए। आपको मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना होता है वो मैं सिखाऊंगा। जैसे H2O का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और ऑक्सीजन का होता है मॉलिक्यूलर वेट कितना? 16, तो 16 ये हो गया हमारा 18। बहुत सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18। अब मोल का फार्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। काफी लोग का आंसर आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो वेट कितना दिया है? 0.18 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 18। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.18 डिवाइडेड बाई 18 करने का मतलब है कितना जवाब आना चाहिए। इसमें क्या करें? 0 लगाइए, 1 दशमलव लगाइए, 1 दशमलव लगा के यहाँ पे आप क्या करिए? 0 1 दशमलव लगाइए, वहां पे 0.18 बाई 18 करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 दशमलव यहाँ पे लगा के 1, ठीक है, 2 0 बढ़ा देते हैं और ये डेसिमल कट जाएगा। 0.001 के आसपास है। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? 0.01। 5.625 राजगुप्ता, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया आपने। 2 दशमलव बाद 1 2 0 है, ठीक है, 0.01 आएगा। 0.01 इसका आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल होगा 0.01 मोल। 5.625 कहां से आ गया राज?
हाँ 0.01, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मजा आ रहा है आप लोग को भी क्लासेस में, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया मोलैरिटी, मोल। अब हम चेक करेंगे नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो टॉपिक आज कवर करेंगे हम। मोल के बाद अब हम मूव करेंगे नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने मोलैरिटी देख लिया, उसी तरह से नॉर्मेलिटी भी फार्मूला होता है और इसको डिनोट करते हैं एन से। इसको हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था मोल को, और ये नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से, ठीक है। तो अब क्या बात करने वाली है, नॉर्मेलिटी। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक यूनिट है किसी भी सैंपल को मेजर करने का, कैलकुलेट करने का। तो नॉर्मेलिटी एन इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी का होता है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी को, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फिर अपॉन वैलेंसी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बनता है कि पहले तो हम मोल निकालना हमको आता है, ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोल निकालना आता है, उसी के बाद हम क्या करते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके बैलेंसिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वैलेंसी। फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल अपॉन वैलेंसी, और मोल को हम और शॉर्ट कर दें तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना सिखाया था। तो एक चीज क्लियर हो गया कि देखिए एक चीज एकदम क्लियर हो गया इस फॉर्मूले से, जिस भी मॉलिक्यूल की वैलेंसी 1 होगी, तो जिस भी मॉलिक्यूल की वैलेंसी 1 होगी तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलैरिटी हो जाएगा। यानी हर वो मॉलिक्यूल जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसकी नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी हो जाती है, ठीक है। क्या सवाल है मोहित का, आरआरबी वाली क्लास में हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाला चैप्टर करावे यार भाई, जो पढ़ा रहे पहले पढ़ ले यार, बीच में दूसरा डाले पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, सबका नंबर आएगा यार, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमें NaOH, ठीक है, अब हम आपसे कहें कि हमारे NaOH जो है हमारे पास 80 ग्राम NaOH है, इसका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करें। तो क्योंकि NaOH की वैलेंसी कितनी है, 1 है, ये किस पे टूटता है, Na प्लस OH माइनस पे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैलेंसी वाला, इसलिए कहता हूं लाइव क्लास को लेट मत ज्वाइन किया करिए, नहीं टॉपिक शुरू के छूट जाते हैं। तो Na प्लस OH माइनस का मतलब 1 वैलेंसी है, तो जितना नॉर्मेलिटी होगा उतना मोलैरिटी होगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इसका मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी निकालो क्या होगा, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया है 80, और कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, NaOH कितना होता है Na प्लस O प्लस H, सोडियम का 23, O का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 16 39 से 40, यानी हो गया 40। तो ये हो गया 40 गुना 80, यानी इसकी मोलैरिटी कितनी है 2, मोलैरिटी कितनी है 2। तो अगर इसकी मोलैरिटी 2 है तो नॉर्मेलिटी भी 2 होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। जैसे एग्जांपल इस फॉर्मूले में रखिए, इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 80 बटे 40 बटे 1, तो जो बटे 1 है इसका मतलब 80 बटे 40 यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू 2, तो नॉर्मेलिटी भी 2 और मोलैरिटी भी 2। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक सवाल और करते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ ठीक है, एक सिंपल सा सवाल और करते हैं, क्या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं इसके वैलेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा। कोई एग्जांपल बताइए, किस सिंपल एग्जांपल लिया जाए, किस मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया जाए। विनोद कुमार ने 2n का, वेरी गुड, ठीक है, वो पुराने सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी जो हम लोग नॉर्मेलिटी निकाली थी ना उस, हाँ एग्जांपल क्या ले रहे हैं, H2SO4, ठीक है मोहित, वेरी गुड, चलिए अच्छा एग्जांपल आपने दे दिया। मोहित के हिसाब से कह रहे हैं कि हमने सवाल दिया कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे ना तो वैलेंसी से डिवाइड कर लो, मजा आ जाएगा भाई, इजी है ना। सल्फ्यूरिक एसिड जो है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना है,
ठीक है, वैलेंसी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, यानी यहाँ पे मोल की बात हो रही है, और डिवाइडेड बाई वैलेंसी। तो इक्वल टू वेट कितना दिया है 9.8, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, थोड़ी देर पहले करवाया था, H2SO4 में कितना होता है, थोड़ी देर पहले करवाया था, 98 होता है, डिवाइडेड बाई कितना, इसके कितने में डिवाइड होगा सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ी देर पहले बताया था ना, 2H प्लस SO4 2 माइनस, वैलेंसी इसकी कितनी होगी 2। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.8 को 98 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 और डिवाइडेड बाई 2। अब 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा कितना, करीब यहाँ पे एक दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाइए और इसको काट दीजिए तो 1/20 के आसपास करेगा, तो हम इसको कह सकते हैं 0.05, ठीक है 0.05, राजूता वेरी गुड, यानी इसकी नॉर्मेलिटी होगी 0.05, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.05। और मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी कितनी होगी आपका 0.1। देखिए मैंने कहा ना मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी उनकी सेम होती है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जिसकी वैलेंसी डिफर करेगी उसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी अलग हो जाएगी। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, अभी मैं क्लास और कंटिन्यू कर सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लंबा हो रहा है ना, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, बोर हो रहे हैं या मजा आ रहा है, एक आध क्वेश्चन और कराया जाए, जैसे आप लोग कहिए एक आध टॉपिक और कवर किया जाए या फिर आज क्लास बंद किया जाए। मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है काफी ज्यादा, 40-45 मिनट के आसपास क्लास हो चुकी है, लंबी क्लास गई है, जैसा आप लोग कहिए, नहीं तो फिर हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राज कह रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, मजा तो आपको आ रहा है, बाकी लोग तो किसी जवाब नहीं दे रहे। एक एग्जांपल और लेके चलते, चलिए ठीक है, आपने कह दिया मजा आ रहा है तो एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम एसीटेट, थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम एसीटेट है 100 ग्राम है हमारे पास, कैल्शियम एसीटेट हमारे पास 100 ग्राम है, इसकी आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट करनी है। चलिए कर पाएंगे? नवेद करें सर बस अब छुट्टी का टाइम हो गया शॉप से, अच्छा घर जाना है, बहुत अच्छी बात है नवेद, पढ़ाई कर रहे हैं आप, नौकरी के साथ साथ काम के साथ साथ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर आप घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम एसीटेट का पहले फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है CH3COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम, यानी इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा इसमें Ca2 प्लस में और CH3COO2 माइनस में, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 2। मोहित का मधु का आया सर कंटिन्यू रखिए, ओके ठीक है मधु। तो चलिए पहले हमने वैलेंसी निकाल ली, वैलेंसी इसकी होती है 2, क्लियर हो गया। अब इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा कैल्शियम एसीटेट को। इसमें हमने क्या बताया था, कैल्शियम CH3COO का ट्वाइस। अब एक कैल्शियम है, कार्बन कितने हो गए, 1 2 कार्बन और 2 दूनी 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 दूनी 6, 3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हाइड्रोजन हो गए, प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। सो कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का होता है 20, मॉलिक्यूलर वेट होता है तो ऑब्वियस बात 40 होगा। कार्बन का 12 होता है तो 12 चौक 48, हाइड्रोजन का 1 तो 6 कम 6 और ऑक्सीजन का 16 16 चौको 64। चलिए जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 10 10 8 18 1 6 1 7 7 4 11 11 4 15 158 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। बेटा ये बेसिक चीज ना बहुत जरूरी है, मैंने कहा ना रट डालो, 1 से लेकर 30 तक कम से कम जितने भी एटॉमिक नंबर उसको याद कर लो, फिर उस एटॉमिक नंबर से एटॉमिक वेट याद कर लो, मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो, ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। अब जो 158 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो हम मोल क्या निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया था 100 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 158 दिया है।
आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल खोलो, अपना जो भी कैलकुलेटर करना, जो भी आएगा, मान लीजिए एक्स आ गया, ये उसका मोलैरिटी हो जाएगा, और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए जो भी एक्स वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो उसकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी लंबी थी। आज की क्लास को हमने यहाँ पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में फिर से मैं कल लाइव लूंगा, कल इसी टाइम 7 बजे फिर से लाइव लूंगा। बैक टू बैक मुझे 2 लाइव लेने में, रजत सर को बोलूंगा थोड़ा सा होल्ड करिए, और जो आपका नेक्स्ट संडे टेस्ट होने वाला है उसमें सारा ये टॉपिक कवर होगा। तो बैक टू बैक जो क्लासेस होंगी, उस क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम मोलैरिटी सीखेंगे, मोल फ्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है, और परसेंटेज वेट देखेंगे, और वेट ये मोल फ्रैक्शन, ये 3-4 टॉपिक और कवर करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ड्रग एनालिस्ट तैयारी कर रहे हो 100% आएंगे, क्योंकि उसमें एनालिसिस से क्वेश्चन काफी ज्यादा है। बाकी आरआरबी जीपैट वाले तैयारी जो कर रहे हैं करते रहे। चलिए ठीक है, लास्ट के 2 मिनट कुछ आपके क्वेश्चन से ले लेता हूं। आप लाइव हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपको इसी तरह से लाइव क्लासेस लेनी है, आज के आज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप जीपैट तैयारी कर रहे हैं तो जीपैट की क्लासेस के लिए जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आरआरबी वालों के लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहती हैं, जब भी लाइव लूंगा तो मैं ऐप पर भी लूंगा, लेकिन उसके लिए भी आपको ऐप में कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर क्लास को खत्म करता हूं। आपके क्वेश्चन क्या क्या है देख लेता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन है सर, ये बाद में देख सकते हैं, बिल्कुल हाँ देख सकते हैं भाई साहब, देख सकते हैं, बिल्कुल देखेंगे, आप मन लगा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपके क्या क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट यार विनोद भाई मार्च के आसपास होगा, मार्च अप्रैल के आसपास एग्जाम होगा, उससे पहले तो चांसेस नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का आ जाए तो मैं पूछ लेता हूँ। नवेद ने पूछा था सर, आपका इंस्टा पर भी फॉलो करता हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है मुझे। नवेद भाई, अगर आपने कोई कोर्स लिया है जीपैट या आरआरबी का, तो आप इमरान जी को मैसेज कीजिएगा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, नवेद जी कर दूंगा। सर एनएफएल का एग्जाम है, हाँ मेरे ख्याल से 14 दिसंबर को है एनएफएल का एग्जाम, उसमें टॉपिक कवर करिएगा, इससे आएगा एग्जाम है, यही सब सिलेबस फॉलो करिए। देखिए एनएफएल का एग्जाम है, सारे आरआरबी फार्मासिस्ट वाला सिलेबस फॉलो करिए। राजगुप्ता जी कह रहे हैं सर इस क्लास का पीडीएफ दे दीजिएगा, और बाकी आरआरबी के 12 मॉक टेस्ट वाले थे जितने भी, उसका भी पीडीएफ आज मैं कर देता हूँ, आज रात को मैं कर देता हूँ। एनएफएल का एग्जाम के लिए सजेशन सर यही आरआरबी का सिलेबस फॉलो करिए आप लोग। ठीक है, नवेद मेरा नंबर आप नोट कर लो, 9451319406। आप क्या करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, उसी नंबर पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिख दिया, नंबर भेज दिया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही ओवर करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लंबी क्लास हो गई, अब मुझे भी खाना पीना खाकर निकलना है, नाइट ड्यूटी आज। तो कल मिलते हैं सेम 7 बजे। मैं एकदम ठीक हूँ, दरोगा जी लखनऊ से, मैं एकदम ठीक हूँ। हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाला मोहित में आऊंगा, ये टॉपिक एनालिसिस खत्म करूंगा। एनालिसिस इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस के क्वेश्चन आपके ड्रग एनालिस्ट में भी आएंगे, एनएफएल में भी आएंगे, और वो एग्जाम लगा हुआ है, बाकी उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबको गुड नाइट। बाकी पर्सनल सवाल ये बाद में करेंगे, मिलते हैं आपसे कल 7 बजे इसी टाइम।